हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसके विषय में शायद आपने कहीं सुना होगा या कहीं पे पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है क्या है। आज हम बेसिकली बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, और जितने भी इसकी महत्वपूर्ण आर्टिकल है 36 से 51 तक जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको हम एक जो है ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है और क्या क्या इस पे इंपॉर्टेंट बात किया गया है। चलिए थोड़ा इससे पहले समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आपको पता होगा कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिया गया है। वो जो है भाई आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। ठीक है, और ये हमारे संविधान के जो भाग जो है वो 4 में है। ये तो बेसिक सी बात हुई। संविधान के भाग 4 में है। ये 36 से लेके ये 51 तक जो है अनुच्छेद तक इसका पूरा वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो हम क्या कहेंगे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड से लिया गया है और ये भाग हमारे संविधान के 4 में है और इसका जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक इसके बारे में विचार किया गया है। तो यहाँ पे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसको ट्रिक से पहले जानने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने शायद बी.एन. राव के विषय में सुना होगा। तो बी.एन. राव थे कौन, ये समझ लीजिए। संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार की बात इन्होंने की थी। एक मौलिक अधिकार जो तुरंत परिवर्तनीय हो जाए, यानी कि तुरंत चेंज हो जाए, इसमें बदल जाए, यानी कि न्यायपालिका को उसमें हस्तक्षेप हो। परंतु दूसरा मौलिक अधिकार जो हो उसमें धीरे धीरे क्रमिक तरीके से इसमें विस्तार करने की बात किया गया, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में इसने बात किया, जिसको डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो इसके विषय में हमने बी.एन. राव के विषय में समझा कि बी.एन. राव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भाई कि हमें जो है 2 तरह के मौलिक अधिकार की आवश्यकता है। एक ऐसा मौलिक अधिकार होगा जो तुरंत परिवर्तनीय हो जाएगा, दूसरा मौलिक अधिकार थोड़ा धीरे धीरे इसमें टाइम लेकर परिवर्तन होगा। इसकी बात हमने किया। देखिए ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि विचारधारा की इसमें हम बात करते हैं। पहला जो आता है इसमें गांधीवादी विचारधारा। कौन सा विचारधारा आता है? गांधीवादी विचारधारा। फिर दूसरा जो आता है समाजवादी विचारधारा आता है। दूसरा आता है समाजवादी विचारधारा। तीसरा जो आता है उदारवादी विचारधारा। तो अगर आप इसमें पढ़ेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो इसमें महात्मा गांधी जी की भी कुछ विचारधारा की बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे भाई समाजवाद को लेकर बात करेंगे। होता क्या समाजवाद, इसके बारे में बता देता हूँ। समाजवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि समाज में उनकी जो क्षमता के अनुसार जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की ये बात करता है। ठीक है जी। हम उदारवादी को लेकर बात करेंगे। उदारवादी भी यही कहता है कि फ्री छूट देना, खुले की बात करना, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो ये 3 जो विचारधाराएं हैं, वाद का मतलब है या वादी का मतलब होता है विचार। ठीक है, तो गांधीवाद के ऊपर विचार करना, समाज के ऊपर विचार करना या उदारवाद के ऊपर विचार करना, ये जो 3 वादे हैं इसके अंदर हमें पढ़ने को मिल सकता है। इससे पहले आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व की जब हम बात करते हैं उसको मौलिक में यानी कि संविधान सभा में डिस्कस किया गया, फिर संविधान में इसको कंक्लूड किया गया, इसमें जोड़ा गया। तो इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, उस कारण को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई इसके उद्देश्य क्या है, अगर मैं कहता हूं कि भाई राज्य की नीति निर्देशक तत्व की स्थापना किया गया है तो क्यों किया गया होगा, उसका पहले कारण रहा होगा लोक कल्याण की बात करता होगा। किसकी बात करता होगा? लोक कल्याण की बात करता होगा, जिसमें समाज को लेकर बात करता होगा, आर्थिक को लेकर बात करता होगा, राजनीति को लेकर बात करता होगा, संस्कृति को लेकर बात करता होगा। इसको पॉइंट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहला तो ये लोक कल्याणकारी की बढ़ावा देता है, दूसरा जो समाज आर्थिक राजनीति को लेकर ये बढ़ावा देता है। चलिए थोड़ा सा इसको एक ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे कुछ मैंने केशवानंद जी को लिखा है, या 42 और 1976 जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन होते उसके बारे में बात करेंगे, और मिनर्वा मिल्स वाद के बारे में बात करेंगे। देखिए केशवानंद भारती, इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि केशवानंद जी ने कहा था कि संविधान के मौलिक ढांचा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर हम केशवानंद जी की बात करें तो किसको बढ़ावा देता है? मौलिक अधिकार को बढ़ावा देता है। ठीक है, जब 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, वो किसको बढ़ावा देता है? वो बढ़ावा देता है किसको? एक तरह से हम कहेंगे कि डीपीएसपी को बढ़ावा देता है। हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। बट यहाँ पे जो मिनर्वा मिल्स वाद आया था 1980 में, ये कहता है कि ना तो मौलिक अधिकार बढ़े, ना ही आपके जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व बढ़े। ये दोनों में संतुलन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही लोकतंत्र को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा कि लोकतंत्र और जो ये आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको बताया कि ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। चौथे इसके भाग में 36 से 51 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी विचारधारा पर आधारित है ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर हमने बी.एन. राव के विषय में बात किया कि इन्होंने कहा 2 तरह के हमारे संविधान में मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक तो राज्य के द्वारा धीरे धीरे क्रमिक तौर पर इसको लागू करने की बात किया गया, और एक जो तुरंत परिवर्तन हो जाए इसके बारे में बात किया गया।
इसके बाद यहाँ पे केशवानंद जी के बारे में बताया मैंने आपको, 42 अमेंडमेंट के बारे में बता दिया, तीसरा जो है मिनर्वा बिल्स बता दिया मैंने आपको, और उद्देश्य क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से जो है अनुच्छेदों को 36 से 51 तक के अनुच्छेदों को इजीली क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो करते हैं अपना ट्रिक स्टार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। नानक हो सकता कोई व्यक्ति हो या हो सकता कोई प्रधान होगा, उसने क्या किया, गांव में जो है 3 व्यक्ति, एक पुरुष को जो है 3 काम दिए। ठीक है, तो नानक ने क्या किया, गांव में पुरुषों को 3 काम दिए। ठीक है जी, एक बार दोबारा, तो नानक ने पुरुषों को कितने काम दिए, गांव में 3 काम दिए। तो नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। तो इस 3 काम को हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। ठीक है जी, देखिए तो यहाँ पे ना का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया है। अब देखिए आर्टिकल 36 में कहा गया कि राज्य की परिभाषा, किसके बारे में कहा गया है, राज्य की परिभाषा के बारे में। तो हम क्या कहेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, किसके बारे में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा के बारे में ये विस्तृत तरीके से वर्णन करता है। तो आर्टिकल 36 अपने को पता लग गया कि भाई क्या होता है, राज्य की परिभाषा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे इसके बाद 9, तो यानी कि अनुच्छेद 37 में कहता है कि आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व को जो है न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हो। तो हम क्या कहेंगे कि जो अनुच्छेद 37 होता है वो कहता है कि आप जो है न्यायपालिका में यानी कि न्यायालय में आप राज्य की नीति निर्देशक तत्व को चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो आर्टिकल 37 कहता है। उसके बाद नानक तो से अनुच्छेद 38 में है कल्याणकारी बनाना, राज्य को कैसे बनाना, कल्याणकारी बनाना, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो या सांस्कृतिक स्तर पे हो, कल्याणकारी बनाने की बात करता है अनुच्छेद 38। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, अनुच्छेद कहता है कि कल्याणकारी राज्य को बनाना। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 39 क्या कहता है, नानक ने पुरुषों को, पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पुरुषों को अनुच्छेद 39 में कहता है कि किस प्रकार जो है पुरुष और महिलाओं को जो है काम के बदले में समान वेतन मिलना चाहिए। ये कहता है कि काम के बदले में पुरुष और महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए और संसाधनों का पुनः वितरण यानी कि न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए, सही वितरण होना चाहिए, और बच्चों को जो है सही माहौल प्रदान करना, खुशनुमा जो है माहौल प्रदान करना। तो हमने क्या करा, इसकी बात करते हैं पुरुषों को, तो अनुच्छेद 39 में कहा गया पुरुष और महिलाओं को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना। पहला तो हो गया। संसाधनों का क्या होगा, उचित बंटवारा होगा, बच्चों को जो है सही माहौल प्रदान किया जाएगा। 2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। ऐसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद, मान लीजिए कि आप 11वीं में है या कोई बड़े स्तर की तैयारी कर रहे, तो आप पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे भाई पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, संसाधन का उचित वितरण की यहाँ पे बात करता है। ठीक है जी, यहाँ पे याद रखिएगा। अब नानक ने पुरुषों को गांव में क्या है, गांव यहाँ पे हम लिखेंगे, गांव के लिए क्या अपना ट्रिक, अनुच्छेद 40 में क्या है कि भाई गांव में क्या है, ग्राम पंचायतों की व्यवस्था के बारे में बात किया हुआ। आपको याद होना चाहिए कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में, उसमें कहा था प्रत्येक गांव में जो क्या होना चाहिए, एक पंचायती व्यवस्था की स्थापना किया गया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस राज्य में सर्वप्रथम जो है पंचायती व्यवस्था किया गया था, तो आपको कमेंट सेक्शन में इसमें बताना है। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया कि पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 40 में। ये 73वें संविधान संशोधन का जो हुआ था 1993 में, इसके अंतर्गत जो है ये कानून बनाया गया कि कहा भाई प्रत्येक राज्य में एक पंचायत का व्यवस्था तो किया जाना ही चाहिए। तो अनुच्छेद 40 हो गया। इसके बाद हम कहेंगे, देखो नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। कितने काम दिए, 3 काम। तो देखिए जो अनुच्छेद 3 जो काम दिए हैं, अनुच्छेद 41 में कहता है काम पाने का अधिकार है। अब किसी भी व्यक्ति को क्या है, काम पाने का अधिकार है। दूसरा शिक्षा मिलेगा, फिर वो उसको काम भी दिया जाएगा, तो पहले शिक्षा मिलेगा फिर काम मिलेगा। और लोक सहायता मान के चलिए कोई बुढ़ापा आ गया तो उसको पेंशन से संबंधित जो है इसको क्या देना, लोक सहायता प्रदान करना। कोई बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया, ये उनको क्या करना, कोई काम पाने का यहाँ पे अधिकार है। वृद्धा पेंशन इस समय मिलता है। अनुच्छेद 41 में कहता है काम पाने का अधिकार, दूसरा शिक्षा और तीसरा लोक सहायता, इसमें बात करता है। अनुच्छेद 42 में क्या कहता है, काम को न्याय संगत होना चाहिए। काम सभी के लिए क्या होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि काम अगर मिल भी गया तो उसके लिए बहुत ज्यादा बेकार काम हो, उसको उनके साथ शोषण हो रहा हो या उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रहा है, ऐसा नहीं, न्याय होना चाहिए उनके अंतर्गत।
इसके बाद प्रसूति सहायता, मान लीजिए कि महिलाएं हैं, उसके अगर प्रेग्नेंट होती है तो उस महिला को क्या करना, दवाई और टीका, इस सब की टीकाकरण, इस सब की व्यवस्था यहाँ पे करना। तो अनुच्छेद किस में बात करता है, 42 में बात करता है। अनुच्छेद 43 में कहता है न्यूनतम मजदूरी, भाई इतना मजदूरी तो मिलना चाहिए जिससे अपना जीवन निर्वाह वो सही पूर्वक वो कर सके, जिससे अपने परिवार अपने बच्चों को पालन पोषण कर सके। तो मैंने आपको ये जो अनुच्छेद आपको 43 तक करवाए एक ट्रिक में, इसमें क्योंकि लंबा ट्रिक होगा, एक और ट्रिक बताऊंगा तो इसमें आपको जो है पूरे 51 तक जो है पूरे आ जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी के बारे में बात किया तो इसमें सरकार भी कहीं ना कहीं कुटीर उद्योग को क्या करती है, बढ़ावा देती है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। दूसरी ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 43 से आगे 51 तक, जो इस ट्रिक में खत्म करवा दूंगा। ठीक है।